more stable than charge resonating स्ट्रक्चर्स। अगर आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और एक न्यूट्रल है और एक चार्ज है, सो आप उसमें बोलोगे जो न्यूट्रल वाला है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे करके ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है और इसमें अगर रेजोनेंस हो रही है ऐसे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा सो दिस इज स्ट्रक्चर ए एंड दिस इज स्ट्रक्चर बी। ए और बी में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है? ए ज्यादा स्टेबल है, बी। A is more stable than B, करेक्ट? ठीक है, ये था अपना पहला रूल। उसके बाद रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? अगर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और हमको कंपेयर करना है कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, कौन सा वाला कम स्टेबल है, सबसे पहले तो आप अप्लाई करो रूल नंबर 1। अगर रूल नंबर 1 के बेसिस पर आप नहीं बता पा रहे हो, देन अप्लाई रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है more the number of pi bonds। जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, more stable is the structure। मतलब आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, तो लेट्स से इस पाई बॉन्ड को हमने तोड़ा, कैसे तोड़ा? ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को, पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर प्लस। सो अब ये वाला है स्ट्रक्चर ए एंड ये वाला स्ट्रक्चर बी। सो इसके अंदर देखो, एक तो पहले वाले रूल से भी आप अप्लाई कर सकते हो, न्यूट्रल और चार्ज। बाई चांस इसके अंदर न्यूट्रल और चार्ज मतलब उससे भी आपका सॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड्स के बेसिस पर देखें हम, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड्स के बेसिस पर आप कह सकते हो ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसमें मैं एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ, प्लीज ये वाला नोट डाउन करो, फिर एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ। तो बच्चों एक और एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं।
ठीक है बच्चों, ये दोनों ही आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया है, इस वाले पाई बॉन्ड को खोला है, ऐसे करके करा है कि सी पर इधर नेगेटिव आ गया, इस वाले पे पॉजिटिव आ गया है, और यहाँ वाले इसको ऐसे करके शिफ्ट किया है और इसको ऐसे, तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ओ सी एच, इस तरह करके हमारी रेजोनेंस हुई है। परफेक्ट। दिस इज माई स्ट्रक्चर ए एंड दिस इज माई स्ट्रक्चर बी। ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इन दोनों में मैं आपसे कंपेयर करने के लिए पूछ लूं कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, कौन सा वाला कम स्टेबल है, तो सबसे पहले आप देखोगे न्यूट्रल चार्ज वाला रूल नंबर 1 अप्लाई करोगे, तो ये भी चार्ज स्पीशीज है, ये भी चार्ज स्पीशीज है, तो इन दोनों के अंदर आप नहीं डिस्कस कर सकते हो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। सो नेक्स्ट रूल आप क्या अप्लाई करते हो, देखो किसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, इस वाले में 1 2, यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स हैं और यहाँ 1 पाई बॉन्ड है। सो क्लियरली A इज मोर स्टेबल दैन B। A और B में A ज्यादा स्टेबल है, जो हमारे 2 रूल्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। पहले रूल 1 अप्लाई करना है, रूल 1 ना लगे तभी आप फिर रूल 2 अप्लाई करो। ठीक है, नोट दिस डाउन, फिर हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं बच्चों। डन। रूल नंबर, यहाँ से हमारी आज की क्लास शुरू हो रही है। रूल नंबर 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए आपको देखना है जो चार्ज होना, चार्ज स्टेबल होना चाहिए। मतलब आप एक तरीके से लिख सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज स्टेबल इफ नेगेटिव चार्ज स्टेबल या फिर पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल। अभी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे बोलोगे, देखो अगर मैं नेगेटिव चार्ज बोलूं, एक तरफ बोलूं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरी तरफ बोलूं कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो किस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज चाहता है अपने ऊपर, तो हम लोग ये कह देते हैं स्टेबल, नेगेटिव चार्ज स्टेबल। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं कि जो हमारा, जो अगर मैं बोलूं एक तरफ कार्बन पर पॉजिटिव है, एक तरफ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, तो किस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन पर, है ना, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस तरह कर हम बात करते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ना, उसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिख सकते हो, नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज increases from left to right in a period। ठीक है ना, हम कार्बन देखे एटॉमिक नंबर 6, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो किस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, फ्लोरीन पर, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो लेफ्ट टू राइट चलने में इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज अगर हम डालें तो फ्लोरीन पर ज्यादा स्टेबल होगा। और इसको ठीक से लिखना चाहो तो CH2 माइनस NH, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस ऐसे करके लिख लो, मतलब मैं, इसलिए मैं नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया। ठीक है, स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ऐसे ही स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज की पहले उसमें तो बता दो,
stability of negative charge increases from top to bottom in a group. अभी एक ग्रुप में आप ऊपर से नीचे चलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, सो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है, तब हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है साइज. फ्लोरीन का घर छोटा है, क्लोरीन का और बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का और बड़ा. आयोडीन का साइज ज्यादा, तो ना उसके अंदर ज्यादा जगह है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की, तो ज्यादा स्टेबल. ठीक है, फ्लोरीन पर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ठीक है, लेकिन जब भी हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, किसी ग्रुप में चलते हैं, तो बेस्ड ऑन साइज डिसाइड करते हैं. टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, तो फिर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है. गॉट इट? नोट दिस डाउन बच्चों. इस पे एक दो क्वेश्चंस करवा दो प्लीज. अच्छा हाँ, पॉजिटिव चार्ज का इसका डायरेक्ट ऑपोजिट कर लेना. ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर देखना इन अ पीरियड में. ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं क्वेश्चंस करने के लिए. सिया लिख लिया? Yes, ma'am. गुड. फर्स्ट क्वेश्चन, ए और बी. ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बताओ. ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है बच्चों? मैम बी. ए ज्यादा स्टेबल है कि बी? किस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन पर कि ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन पर. देयरफॉर स्टेबिलिटी की हम बात करें तो ए इज लेस स्टेबल दैन बी. अब मुझे इसके अंदर बताओ, पॉजिटिव चार्ज किस पर ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन पर कि ऑक्सीजन पर? कार्बन. कार्बन पर. वेरी गुड. इसलिए जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सो इसको अगर हम ए नाम दें और इसको बी, तो फिर ए इज मोर स्टेबल दैन बी. ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चला जाए. जल्दी से नोट डाउन करें प्लीज. डन. नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. रूल नंबर 3 डन. रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 ये कहता है कि चार्ज सेपरेटिंग resonating structures are less stable. अगर हमारे पास ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जिनके अंदर चार्ज सेपरेट हो रहा है, देन दे आर लेस स्टेबल. यहाँ पर एग्जांपल बना रही हूँ.
मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चार्ज सेपरेटिंग, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो पास पास होने चाहिए। अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर दूर है तो वो अनस्टेबल है। मतलब आप ऐसा लिख लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव और लोन पेयर ये पास पास होने चाहिए, दूर ना हो। अगर दूर है तो फिर लेस स्टेबल है। जैसे अगर हम बना देते हैं इधर, ठीक है, ये प्लस और यहाँ माइनस, और ऐसे ही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ये इधर आएगा, ये इधर शिफ्ट होगा। ओके, अब इधर में नेगेटिव और पॉजिटिव दूर दूर है, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव पास पास है, बीच में ये वाला कार्बन है और ये पास पास है। तो इसको अगर मैं ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, और इसी के अंदर रूल नंबर 5, similar charge on adjacent atoms is highly unstable। पहले वाले रूल में मैंने बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना पास पास होने चाहिए तो ज्यादा स्टेबल है। यहाँ मैं कह रही हूँ कि प्लस प्लस, मतलब एक एटम ए है, ये एटम बी है, आगे जो भी चल रहा है तो इस पर भी प्लस हो और इस पर भी प्लस हो, मतलब एडजेसेंट एटम्स पे प्लस प्लस हो तो वो अनस्टेबल है। एडजेसेंट एटम्स पे नेगेटिव नेगेटिव हो तो अनस्टेबल है, नेगेटिव और लोन पेयर हो तब भी वो अनस्टेबल है। तो मतलब लाइक चार्जेस, ठीक है, मतलब सेम सेम चार्ज पास वाले एटम्स पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लिख रही हूँ बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो प्लीज। हाँ, इसी में ही यहाँ लिख देते हैं एक और। ए बी सी, अब बताओ ए बी सी के अंदर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। क्यों? अरे यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाना है क्या? सी एच प्लस सी एच, बच्चों एक से एक कार्बन कम है ना इसमें, सी एच प्लस सी एच माइनस, सॉरी हाँ, अच्छा ओके। अब बताओ सही है ना, 1 2 3 4, हाँ सही है। पहले तो आपने ए और बी को कंपेयर कर लिया था। ए और बी को कंपेयर कैसे किया था? यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पर सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर भी सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है, तो क्लियरली ए सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इसके अंदर देखते हैं बी और सी में। वो हेल्प करने के लिए हम यहाँ पर
प्लस माइनस पास पास है, प्लस माइनस पास पास है, बढ़िया। मतलब जो है अनलाइक चार्जेस आसपास होने चाहिए। अब हमारा रूल नंबर 5 क्या था कि सेम टाइप ऑफ चार्ज दूर दूर हो, सेम टाइप ऑफ चार्ज दूर दूर हो। यहाँ पे प्लस है और ये ऑक्सीजन के यहाँ लोन पेयर बच्चों, और इधर यहाँ माइनस है और यहाँ इसके लोन पेयर है। तो नेगेटिव और लोन पेयर पास पास है, तो ये वाला अनस्टेबल हुआ। इज इट राइट? समझ में आया हमारा रूल नंबर 5? रूल नंबर 5 में हमने कहा था कि सेम चार्ज ना दूर दूर होना चाहिए। इधर नेगेटिव है, इधर लोन पेयर है, तो ये दूर होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पास पास हो गया सेम चार्ज, तो ये अनस्टेबल हो गया। इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। क्लियर है? रिपीट करूं बच्चों? डन? यस मैम। ओके, चल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ। सो आपको ना स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। सो बच्चों, मैंने आपको 3 ये बनाए हैं स्ट्रक्चर्स, और पहले को A नाम दे दो, दूसरे वाले को B नाम दे दो, और आपको बताना है A और B में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। टेक योर टाइम प्लीज, कोशिश करके देखो। मैम ऐसा हो सकता है कि एक उसमें दो दो रूल अप्लाई, क्या? एक ही क्वेश्चन में 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं? सबसे पहले अप्लाई करो रूल नंबर 1। अगर रूल नंबर 1 से सॉल्व ना हो तो अप्लाई करो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 से सॉल्व ना हो तो अप्लाई करो रूल नंबर 3, फिर रूल नंबर 4, फिर रूल नंबर 5। पांचों रूल्स एक बार मैं बता देती हूँ। पहला वाला रूल है कि चार्ज्ड और न्यूट्रल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तो आप बोलोगे न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल है। पहला रूल। अगर आप न्यूट्रल और चार्ज के बेसिस पर जज ना कर पाओ तो यू विल अप्लाई रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। दैट इज इट, रूल नंबर 2। फिर अप्लाई करो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करो। लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। जो चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, पर इसी ऑर्डर में ही अप्लाई करना है। रूल 1 से सॉल्व ना हो तो रूल 2 अप्लाई करो, रूल 2 से सॉल्व ना हो तो रूल 3 अप्लाई करो। फिर रूल 4 कहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जैसे जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ना बच्चों, क्वेश्चन देख लो। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस के अंदर वो पास पास होने चाहिए, वो दूर दूर ना हो। और फिर लास्ट कहता है कि लाइक चार्जेस जो है वो पास पास ना हो। मैम पहले वाले में तो सेकंड और थर्ड रूल दोनों लग। एक सेकंड, धीरे धीरे करते हैं। हाँ, ये ए है और ये वाला बी है। क्या न्यूट्रल है कोई? नहीं, न्यूट्रल नहीं। वैसे पेस के मॉड्यूल के क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे पेस के मॉड्यूल के क्वेश्चंस है। पेस का मॉड्यूल आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे थोड़ी टाइम में, मतलब 1-2 दिन में बोल देती हूँ, वो शेयर कर दे। तो इसमें ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों, तो उसमें से आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? हाँ। सो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं रूल नंबर 1। दोनों को दोनों में से कोई भी न्यूट्रल नहीं है, रिजेक्ट, तो उसके बेसिस पर तो हम नहीं कर सकते। अब देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के बेसिस पर, इसके पास कितने पाई बॉन्ड्स है? 0, और इसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है 1, तो B ग्रेटर देन A। आया समझ में तरीका? और सबको ना पहले वाले को A ले लो, दूसरे वाले को B ले लो, इस वाले को A ले लो, इस वाले को B ले लो। अभी ट्राई करो प्लीज। सेकंड में A इज ग्रेटर देन B।
सेकंड में A इज ग्रेटर देन B, क्यों? दोनों में से कोई न्यूट्रल है? नहीं। दोनों में से किस किस के पास कितने कितने पाई बॉन्ड्स है? एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। ठीक है, अब चेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। इसमें नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, तो स्टेबिलिटी बिल्कुल सही, A is more stable than B। इसमें भी Next वाला A करो। is greater than B। A is greater than B. A is greater than B, क्यों? Same rule apply। है सही है, आंसर तो सही है, लेकिन मुझे लॉजिक तो बता दो। जो सेकंड क्वेश्चन में रूल अप्लाई किया वही। मुझे थोड़ा सा कम सुनाई दिया। ओके, सो न्यूट्रल कोई भी नहीं है, दो पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, तो फिर बिल्कुल सही, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। आगे बढ़ा जाए। Yes, ma'am. So question is, which of the following is not a permissible resonating structure? इनमें से कौन सा वाला resonating structure is not valid? ठीक है, कौन सा वाला गलत है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। चलो कोशिश करो प्लीज। बताओ बच्चों। चलो ऐसा करते हैं, लॉजिकली वैसा करके देखते हैं, रूल से अप्लाई करते हैं। ए वाला है ऑप्शन नहीं। कौन सा वाला अनस्टेबल है, मतलब कौन सा वाला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए। क्यों? मैम उसमें लॉन पेयर और नेगेटिव एक साथ आ रहे हैं। ऑप्शन सी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हमने पढ़ा था नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, लेकिन इधर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, अनस्टेबल, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 5 बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर सकता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ना मैक्सिमम सिर्फ 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, मैक्सिमम 4। देखो नाइट्रोजन का जो एक्चुअल होता है, जो होना चाहिए, ठीक है, वो होता है 3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। अगर कभी भी आप नाइट्रोजन पर 3 की जगह 2 बॉन्ड्स देखो, तो आप लगा दोगे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। अगर नाइट्रोजन पर आप 3 की जगह 4 देखोगे बॉन्ड्स, तो आप लगा दोगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर यूज किया है बॉन्ड फॉर्मेशन में। 3 बॉन्ड्स नाइट्रोजन के नो चार्ज, 2 बॉन्ड्स पे -1, 4 बॉन्ड्स पे +1। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते आप। यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह अगर फास्फोरस होता ना, तो वो कर सकता था, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो फास्फोरस के पास ना 3D वाले आ जाते हैं, 3s2 3p3 होता है, लेकिन 3D खाली पड़ा होता है। तो फास्फोरस 5 बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में
ठीक है, फॉस्फोरस कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन के 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। क्लियर? ये वाला रीजन लिख लेना बच्चों प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, आप लोग ये रीजन लिख लो बच्चों कि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है, और मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिख। कोशिश करो प्लीज। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले देखो कोई न्यूट्रल है, कोई भी न्यूट्रल नहीं है, तो अब चेक करते हैं। रूल नंबर 1 तो अपना फेल हो गया, मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे हम, नॉट फेल, अप्लाई नहीं कर पा रहे। लेट्स अप्लाई रूल नंबर 2। तो इसमें है 1 2 पाई बॉन्ड, इसमें है 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो क्लियरली ए तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ए को तो छोड़ो। लेस कंट्रीब्यूटिंग देखना है, तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा उसको देखना है। अब बी सी डी को बच्चों कंपेयर करते हैं। यहाँ ऊपर नेगेटिव है, यहाँ ऊपर नेगेटिव, यहाँ ऊपर नेगेटिव, ये वाला तो सेम सब में, तो इसके बेसिस पर हम नहीं कर रहे। यहाँ पर बाकी देखते हैं, यहाँ पर सब जगह प्लस माइनस पास पास है, प्लस माइनस पास पास है, यहाँ प्लस प्लस दूर दूर है, बहुत बढ़िया। ओके, इसको देखो और इसको देखो, प्लस प्लस पास पास है, सेम चार्जेस पास पास ना हो, सेम चार्जेस दूर दूर हो, अनलाइक चार्जेस पास पास है। यहाँ पास पास है, यहाँ पास पास है, यहाँ पर तो चलो यहाँ पर वो आ रहा है तो उतना चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इधर और इधर दोनों पर प्लस प्लस चार्ज पास पास है, इसलिए लेस स्टेबल, तो लेस कंट्रीब्यूटिंग। एक और एग्जांपल करें, विल डू वन मोर एग्जांपल बच्चों। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। सबसे पहले ये वाला न्यूट्रल है, इसमें 1 पाई 0 पाई 0 पाई, तो 1 मोर स्टेबल देन 2, इतना तो हो गया। उसके बाद इन दोनों में चेक करोगे आप, तो यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव है, ओ पे नेगेटिव, बहुत बढ़िया। यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, ओ पर पॉजिटिव, वेरी अनहैप्पी। तो 3 4 लेस देन 3 लेस देन 2 लेस देन 1। आगे बढ़ा जाए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चले हम लोग। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जल्दी से नोट डाउन कर लो।
दो तरह के लोन पेयर्स होते हैं बच्चों। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर और दूसरे होते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब होता है कि लोन पेयर ना वहां का लोकल है, वो वही रहेगा, वहां से हिलेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोन पेयर वही रहेगा, वहां से हिलेगा ही नहीं, मतलब वो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, वहां से नहीं हिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूं, तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, पहली बात तो ये एक बारी में एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है ही नहीं। क्यों नहीं है रेजोनेंस में? रेजोनेंस की कंडीशन थी दो, पहली थी प्लेनैरिटी, दूसरी थी कॉन्जुगेशन। यहाँ कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर लोन पेयर अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, वही का लोकल है, वहां से नहीं हिलेगा, ठीक है, वहीं पर रहेगा। और डी लोकलाइज लोन पेयर में सो ये है डीलोकलाइज लोन पेयर। क्यों? ये वाला लोन पेयर ना रेजोनेंस में चला जाएगा। उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हो रही है कॉन्जुगेशन एंड प्लेनैरिटी, डबल सिंगल लोन पेयर। कॉन्जुगेशन है, लगातार अलग अलग चीजें आ रही हैं, और दूसरी इज प्लेनैरिटी, ठीक है। सो ये ऐसे जाएगा, ये लोन पेयर अपने देगा, तो ये वाला कार्बन बोलेगा आई कैन ओनली फॉर्म 4 बॉन्ड्स, मैं 5 बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर सकता हूँ। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट मोस्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 पे माइनस CH डबल बॉन्ड OH पर। सो ये है बच्चों लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स। नोट दिस डाउन। डन मैम। डन। अब हम इसके बाद बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। हमने पढ़ी रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की ही एक एप्लीकेशन है मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस की ही एप्लीकेशन है मेसोमेरिक इफेक्ट, और उसको ना कई जगह बुक में रेजोनेंस इफेक्ट भी लिखा होता है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि रेजोनेंस की वजह से ना मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट अकर करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास ना जब कभी भी ऐसा वाला कोई ग्रुप हो, या फिर देखो डबली बॉन्डेड कार्बन है, उससे मैंने ग्रुप लगा दिया G, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला और ये वाला, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है। ये डबली बॉन्डेड कार्बन से हमने लगा दिया एक ग्रुप G। अब ये किस तरह का ग्रुप है उसके बेसिस पर, जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था ना, प्लस I इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, माइनस I इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, प्लस H इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, माइनस H इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ऐसे ही केस में G वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, उसके बेसिस पर हम लोग प्लस M
या माइनस एम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर जो ग्रुप लगाऊं वो लगा दिया मैंने NH2 तो यहाँ पर रेजोनेंस किस तरह होगी, जो ये वाला ग्रुप जो मैंने NH2 लगाया था, ये NH2 क्या करेगा, ये NH2 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इस तरह कर कर चेन में इलेक्ट्रॉन्स देगा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH3 प्लस। और ऐसे ही यहाँ पर ये भी रेजोनेंस देगा रिंग को और इसके अंदर बन जाएगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस और यहाँ पर आ गया नेगेटिव, अच्छा सब पॉइंटेड होना चाहिए ना, S। तो देखो जो ये वाला ग्रुप था, ये ग्रुप है प्लस एम ग्रुप्स। क्यों है प्लस एम ग्रुप, क्योंकि इन ग्रुप्स ने इधर CH2 डबल बॉन्ड CH को या फिर बेंजीन रिंग, वहां पर भी C डबल बॉन्ड C है, ये ग्रुप ने NH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हम इनको बोलते हैं प्लस एम ग्रुप्स। और ना इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है कि मैं आपको कोई भी ग्रुप लिख दूं, इधर NH2 की जगह अगर मैंने OH लिख दिया होता और मैं OH के बारे में पूछती कि बेटा ये प्लस एम है कि माइनस एम है, तो तुम क्या बोलोगे, ये प्लस एम है। क्यों प्लस एम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। और कैसे पता चलेगा कि प्लस एम या माइनस एम, पूरा हर बारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते और लेकिन आपको बताना है कि वो प्लस एम है कि माइनस एम है, तो आप क्या करो, जो ग्रुप का फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जहां पर ग्रुप अटैच हो रहा है, जो फर्स्ट एटम जो अटैच हो रहा है उस पर देखो, अगर उस पर जैसे इधर C से जो O अटैच हो रहा है सबसे पहले, O पर अगर लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में द ग्रुप विल बी प्लस एम, उस केस में प्लस एम ग्रुप होता है। जैसे कि इधर C से N अटैच्ड है, N पर लोन पेयर है, C से N अटैच्ड है, N पर लोन पेयर है, तो ये प्लस एम है। प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप की वजह से कार्बन की चेन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ऐसे ग्रुप्स की वजह से कार्बन की चेन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ओके, इनको बोलते हैं प्लस एम। और आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, आइडेंटिफाई करने का तरीका इज कि C से जो फर्स्ट एटम, ग्रुप का फर्स्ट एटम जो कनेक्ट हो रहा हो उस पर या तो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट एटम पर अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो हम बोलते हैं प्लस एम। ऐसा करो, ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं ना बहुत सारे एग्जांपल्स लिख देती हूँ प्लस एम के, बहुत सारे, कम से कम 7-8 एग्जांपल्स लिख देती हूँ जिससे कि 100% कंफर्म हो जाए प्लस एम वाले ग्रुप्स कौन से होते हैं। डन मैम। डन, चलो ओके। सो मैं इधर प्लस एम वाले ग्रुप्स के एग्जांपल्स लिख रही हूँ। OH, NH2, this X means फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, क्योंकि हैलोजन पर भी प्लस एम होता है।
ये सारे हमारे प्लस m ग्रुप्स हैं। ठीक है, सम मैंने लिखे हैं, और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जो बॉन्ड बना रखा है ना, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपके पास जैसे ये हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे ये जो फर्स्ट O कनेक्टेड है तो O पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे यहाँ पर कर देती हूँ। जैसे मैंने इधर बेंजीन बना दी और बेंजीन से O कनेक्टेड है, तो इसके फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, तो ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं हम प्लस M ग्रुप्स। तो प्लस एम ग्रुप्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स, नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, उसको डोनेट कर रहा होता है टू डबल बॉन्ड या फिर बेंजीन रिंग, तो हम ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं प्लस एम। चेन में ये कार्बन के ऊपर, चेन के अंदर ये चेन को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसे एटम्स, ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप्स। नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, माइनस एम ग्रुप्स लिखने के लिए। सबने आई होप लिख लिया हो। अब हम चलते हैं माइनस एम ग्रुप्स। जैसे माइनस आई था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऐसे माइनस एम भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। देखो एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH है और आपने ले लिया ये वाला ग्रुप कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ऐसे और ये आपने ग्रुप कनेक्ट कर दिया। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा कॉमन है, ये अपना कॉमन है, C डबल बॉन्ड C जो अपना है कॉमन है। डबल बॉन्ड से जो ग्रुप कनेक्टेड है उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पहला एटम जो है उस पर अगर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये जो है अपना, इस पे अगर डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड, तो हम बोलते हैं इनको माइनस है। कैसे होगा, क्या ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इनको इधर पुल करेगा और ये ऐसे करके शिफ्ट होंगे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया CH2 पे प्लस CH डबल बॉन्ड C O पे माइनस H। तो ये ग्रुप ने क्या किया, कार्बन की चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, खुद कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं हम माइनस एम ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं माइनस एम ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये और ये तो एज इट इज रहा, इसके चले गए तो यहाँ पर प्लस और इधर ऐसे आ जाएगा CO माइनस H। तो इसको भी हम बोलते हैं माइनस एम ग्रुप्स, इसको भी हम माइनस एम ग्रुप कहते हैं। कार्बन की चेन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। और आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि इससे जो कनेक्टेड हो ये वाला ग्रुप, इससे जो कनेक्टेड हो ये वाला ग्रुप, इस वाले ग्रुप का जो फर्स्ट एटम है ना जो इससे कनेक्टेड है उस पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस G को हम रिप्लेस कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O, वहां पे HO लिखा था, यहाँ पर OH कर देती हूँ। ऐसे यहाँ पर भी कर देते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये, उस पर डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे वाले को बोलते हैं माइनस एम। ठीक है, और माइनस एम में क्या होता है, वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। जो कार्बन की रिंग है, रिंग मतलब जहां पे डबली बॉन्डेड कार्बन है जो कॉन्जुगेशन में है, उन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप्स। इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। ये रेजोनेंस का ही ना एक टाइप है, मतलब इसके अंदर हो रेजोनेंस ही रही है लेकिन हमने उसको अलग से नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पर चल रही हूँ और मैं नेक्स्ट पेज पर बहुत सारे माइनस एम ग्रुप्स लिख रही हूँ। एग्जाम्पल्स, नाइट्रो ग्रुप पता है कैसे होता है, N डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, और देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए ना,
तो नाइट्रोजन को आप प्लस चार्ज दो ऐसे, ठीक है। नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, अमाइड, एस्टर अमाइड, एसिड हलाइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि -M ग्रुप्स के हैं कि दीज ग्रुप्स आर -M। ये नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ ना स्पेशल केसेस हैं, वो स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं और फिर हम लोग इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, जिसके अंदर एप्लीकेशंस में हम सीखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करना कंपाउंड्स को, कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम लोग बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में याद है एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बोलते थे? एसिडिक स्ट्रेंथ हमने एक वो लिखा था इंडक्टिव इफेक्ट में, -I या +I किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? -I के प्रोपोर्शनल और +I के वेरी गुड, इनवर्सली -I के प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। सो हम लोग वो उसी के बेसिस पर ऐसे ही +H -H होता है और ऐसे ही +M -M हो जाता है, वो सारी चीजें सीखेंगे। बस कुछ ना स्पेशल केसेस करने हैं बच्चों। ठीक है, पहला स्पेशल केस ठीक है। +M जो +H होती है, अगर आपको याद हो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन सीखी थी। हाइपर कॉन्जुगेशन की क्लास में आई थिंक ओनली भावना वाज अवेलेबल, बाकी जने तो नहीं थे। सिया भी मुझे याद है नहीं थी, दिव्यांशु भी नहीं था। सो बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने समझाई थी। मैं क्विकली समझा देती हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर मैं यहाँ पर +M ड्यू टू +H समझा देती हूँ। लेट्स से आपके पास है ऐसे एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड के लिए ना ये जो कार्बन है इसके एडजेसेंट वाले कार्बन को देखना, मतलब जो C डबल बॉन्ड C वाला है ना, इस वाले आपको कार्बन को देखना, ठीक है। और आप इसके ना ऐसे करके मैं लिख रही हूं। तो इसके लिए जो एडजेसेंट वाला कार्बन है इसको आप बोलते हो अल्फा कार्बन, और इसके जो हाइड्रोजन है ना उसको आप बोलते हो अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में होगा क्या, ये जो अल्फा कार्बन है ना, इस अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा। कैसे? यहाँ H ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड था ना इसने कैसे ब्रेक किया, हाइड्रोजन ना ये बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स देकर चला गया, मतलब इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनता है वो बन जाता है ऐसे। इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ H पे
प्लस, H पे प्लस ना, हाँ दिखाओ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा ही, हाइड्रोजन का भी ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो -1 चार्ज। ठीक है, और अब यहाँ पर हो रही है रेजोनेंस। तो जब भी रेजोनेंस हो रही है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आई। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब है अल्फा कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन ने क्या किया, वो एसिडिक हो गया, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर अलग हो गया। ठीक है, अलग नहीं होता है, बेसिकली उधर विसिनिटी में ही रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा ही, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्योंकि कार्बन ने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर H प्लस है। अब ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इस डबल बॉन्ड से डबल सिंगल नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगी रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट। कैसे होगा, मतलब ये वाला जो ग्रुप है, इस पे जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उस पे नेगेटिव चार्ज है, या लोन पेयर आप कह सकते हो। तो वो क्या कर रहा है, वो कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे, कार्बन की चेन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इस प्लस H की वजह से प्लस M इफेक्ट हुआ ना, लोन पेयर दिए, लोन पेयर कह रहे सॉरी, नेगेटिव चार्ज उसके अंदर डिस्पर्स हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हम बोलते हैं प्लस M ड्यू टू प्लस H। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है, प्लस H इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, सो हम ऐसे, ये चीज समझ में आई बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, प्लस H की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, और ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस H की वजह से हो रहा है, ये किस में हो सकता है, ये वाला जो ग्रुप था, मतलब जो ग्रुप था आपका CH3, इसमें हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन की जगह हम लोग ना हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी लगा सकते हैं, CD3 ड्यूटीरियम वाला मिथाइल, या C-T3 ट्रिटियम वाला मिथाइल। इन तीनों के अंदर प्लस H हो रही है, प्लस H मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जा रहा है हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम या ट्रिटियम, और उसकी वजह से प्लस M हमको दिख रहा है। ठीक है, क्या ये समझ में आया बच्चों, भावना समझ में आया? यस मैम। दिव्यांशु, यस मैम। सिया, यस मैम। गुड, थैंक यू। आगे बढ़े, प्लस M ड्यू टू ये CH3 CD3 CD3। ठीक है, और इसका भी मैं ऑर्डर लिख रही हूँ, इसका ज्यादा होता है प्लस M। अगर बाई चांस मैंने कहीं आपको क्वेश्चन दे दिया जहाँ पे प्लस M के बेसिस पर डिसाइड करना है, तो इसका प्लस M हाईएस्ट होता है, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर्स है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। यहाँ था प्लस M ड्यू टू प्लस H, ऐसे ही नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं हम माइनस M ड्यू टू माइनस H। माइनस M हम लोगों को लिखना है ड्यू टू माइनस H। अब पहले मैं माइनस H समझा देती हूँ। माइनस H क्या होता है, जैसे माइनस H का मैं एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। C पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बच्चों। ठीक है, अब ये ना माइनस H वाला ग्रुप है, क्यों, मतलब ये वाला ग्रुप CF3, दिस इज माइनस H, CF3, CCl3, CBr3, CI3, ये सारे के सारे माइनस H कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ना कार्बन से यहाँ पर फ्लोरीन अटैच्ड है। अभी फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पर था हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा था, लेकिन फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन का लालची है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो यहाँ क्या होगा ना, C से F, और ये वाला ना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया इस पर प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगी, ये यहाँ शिफ्ट होगा। देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे वो नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है,
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ना इसको इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ F माइनस S है। तो जो ये वाला ग्रुप है ये हो गया माइनस F या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ माइनस H इफेक्ट, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन जो है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया माइनस M ग्रुप। माइनस M इफेक्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस। और इसके अंदर ना, इस हेडिंग के अंदर आपको एग्जांपल्स में लिखना है CX3, CF3, CBr3, CCl3, CI3, कोई भी लिख सकता है हैलोजन, या फिर CH2 पे प्लस। ये दोनों के दोनों माइनस M है ड्यू टू माइनस H। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। डन एवरीवन? कोई क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स बच्चों समझ में आ रहे? कोई चीज रिपीट करूं? अब ना लेवल बढ़ने वाला है, अब मुझे स्टार्ट करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में ना लेवल बहुत हाई हो जाता है, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। कोई चीज समझाऊं? सो फार सो गुड। चलो फिर आज की क्लास बच्चों यही हम स्टॉप कर रहे हैं। कल नहीं, अभी जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर जो है सारे के सारे एग्जांपल्स, एक जनरल ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का वो भी लिख पाऊंगी, और उसके साथ साथ किस तरह कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट्स के बेसिस पर एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। फिर हमारा बचता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद हमारा जीओसी खत्म हो जाएगा। ठीक है।